हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। एक बार फिर दोस्तों आप सभी का चैनल पे स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वील बी सीइंग अ डैश कैम रिकॉर्डिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल रोहतांग टनल एंड द वीडियो विल गो ऑन टिल छतरू ऑन द वे टू स्पीति काजा। दोस्तों आज के वीडियो में हम अटल रोहतांग टनल के नॉर्थ पोर्टल से और काजा स्पीति के रास्ते में छतरू तक का डैश कैम रिकॉर्डिंग देखेंगे। The distance from Manali to Kaza is over 100 kilometers, out of which around 70 to 80 kilometers from Gramfu till Takcha near Losar is an off-road path. मनाली से काज़ा का जो सफ़र है दोस्तों वो लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर का है, जिसमें से कुछ 70 किलोमीटर ऐसे हैं जो ग्रम्फू से टाकचा लोसर के बीच में, जहां सिर्फ ऑफ रोडिंग है, कोई पक्का रास्ता नहीं है। दिस ड्राइव वाज डन इन एंड ऑफ जून 2021। जून 2021 के अंत में हमने इस ड्राइव को किया था। द व्हीकल इज़ Renault Triber and at the time of recording of this video we were two adults and my 4-year-old son in the car along with quite a lot of luggage. ये वीडियो बनाते समय हम गाड़ी में 2 बड़े और एक मेरा 4 साल का बेटा, हम लोग 3 जने थे और काफ़ी ज़्यादा सामान हमारे पास गाड़ी में था। इन केस ऑफ emergency for backup we had our hospital's Bolero and another tempo traveler traveling quite close to us. One vehicle was in front and one was at the back. सुरक्षा के लिहाज से हमारी गाड़ी के आगे और पीछे हमारे अस्पताल की बोलेरो और पीछे एक टेम्पो ट्रैवलर हमारे साथ चल रहे थे थोड़ा दूर पे, ताकि अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो वो लोग मदद के लिए रुक सकें। This is the first episode in this series in which we'll be covering the trip from Manali to Kaza to Hikim and then back down to Kaza. I think also we will cover Dhankar and Dhankar Monastery and then come back to Manali. So this is going to be at least 5 or 6 episodes, I'm pretty sure. ये पहला एपिसोड है इस पूरी सीरीज़ का और इस सीरीज़ में हम मनाली से काज़ा, काज़ा से हिकिम से वापस और शायद ढांकर मोनेस्ट्री जाके और वापस आने का भी देखेंगे और फिर वापस काज़ा से मनाली आएंगे। Monsoon hadn't set in quite as we had expected by this time, so the roads were still better. I could do this trip in my Triber easily without a problem, and we didn't get stuck anywhere. On the way back we got stuck at Chandratal, but that you'll see in another episode in the future. जून के एंड तक मॉनसून उतने अच्छे से नहीं शुरू हुआ था और जैसा आप इस वीडियो में देखेंगे हम ट्राइबर में आराम से फ्रंट व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी आराम से पहुंच सके, इस रास्ते को कवर कर सके। सिर्फ वापसी में एक जगह चंद्रताल से पहले हमारी गाड़ी फंसी थी, लेकिन वो आप आने वाले एपिसोड्स में इस सीरीज़ के देखेंगे। The road is pretty good between Manali and Atal Rohtang Tunnel via Solang, and then from the North Portal when you come out in the Lahaul Spiti Valley and then you take a right, you come towards Khoksar, and after Khoksar is Gramfu where the road is in pretty good situation. It's metal, it's not very bad, it's not off-road at all.
मनाली से सोलांग होते हुए अटल रोहतांग टनल और आगे खोकसर और ग्रम्फू तक सड़क बहुत अच्छी है और कहीं पे भी ऑफ रोडिंग आपको नहीं मिलेगी. दिस इज़ द खोकसर चेक पोस्ट वेयर यू हैव टू do an entry of your vehicle if you are going on this route, even if you plan to drive towards Rohtang Pass from this side. और ये खोकसर चेक पोस्ट था जहाँ पे आप लोगों को रुक के अपनी गाड़ी की एंट्री करानी होती है अगर आप रोहतांग पास की तरफ जाना चाहते हैं या स्पीति की साइड जाना चाहते हैं. रास्ता यही है. आगे ग्रम्फू से रोहतांग पास और स्पीति के लिए रास्ते अलग अलग हो जाएंगे. So till Gramfu the route is same whether you want to go to Rohtang Pass or you want to drive towards Spiti. From there it's a bifurcation and the road is separate. आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा. हम लोग भी यहाँ से सुबह सुबह मनाली से 6-6:30 बजे करीब निकले थे और जब ये रास्ता खुला है और आप इस रास्ते पे आना चाहें तो आप भी कोशिश करें कि आप सुबह सुबह ही इस रास्ते से निकलें क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते रहते हैं और सड़क पे पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है. अगर आप दोपहर में इस रास्ते को पार करने की 12 बजे के बाद कोशिश करेंगे तो बहुत जगहों पे पानी बहुत अधिक बढ़ जाता है और फ्रंट व्हील ड्राइव या टू व्हील ड्राइव गाड़ियाँ जो हैं उनके लिए मुश्किल भी हो सकता है, वो फंस सकती हैं. If you are coming on these routes in the time when this road is open in a non four-wheel drive vehicle, I would recommend that you leave early in the morning like we did around 6:30 a.m. and cross this road because around the afternoon once the glaciers start melting the water level on the road increases by quite a bit and there are chances that your two-wheel drive or front-wheel drive vehicle may get stuck and will need to be pushed out. जैसा आप ऊपर वाटरमार्क में देख सकते हैं ये वीडियो जो है दुगनी स्पीड में चल रहा है, 2x स्पीड में चल रहा है ताकि हम लोग इस सफ़र को जल्दी पूरा कर सकें. लगभग इस सफ़र को पूरा करने में हमें 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लगे थे जिसको 2x स्पीड में करने के बाद ये सफ़र 35 से 38 मिनट के बीच का रह गया था जैसा आप इस वीडियो की टाइमलाइन में देख सकते हैं. This whole road it takes around from north portal of Atal Tunnel to Chhatru. It takes a little more than an hour because of off-roading which you have to do on the road and I have increased the speed of the video to 2x as you can see up on top and hence it's taken us somewhere between 35 minutes to 40 minutes to cover this route as you can see in the timeline of the video. I am sorry if you can hear the pitter patter in the audio recording. I am sitting in my vehicle and recording the audio and it's raining here in Manali right now. क्षमा चाहूँगा अगर आपको वीडियो में पानी गिरने की सी आवाज़ आ रही हो. मैं गाड़ी में बैठा ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस समय मनाली में काफ़ी बारिश हो रही है. There's a stark contrast in the Lahaul Valley and the Spiti Valley. The river on our left is the Chandra River. It starts from the Chandratal and is an extension or outflow of that lake. And then it meets, this is Gramfu friends. Then this river meets the Bhag River at Tandi which is coming from towards Leh side towards Darcha and it forms the Chandrabhaga River. लाहौल वैली और स्पीति वैली में एक बहुत बड़ा आप फ़र्क नोटिस करेंगे और हमारे बाईं ओर जो ये नदी बह रही है नीचे ये चंद्रा नदी है जो कि चंद्रताल से शुरू होकर के बहती है और वहाँ से जो सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उससे आगे
पूरे इस रास्ते के साथ साथ जो ग्लेशियर ये आप ऊपर बर्फ़ के देख सकते हैं, ये पिघल के चंद्रा नदी बनाते हैं और तांदी पुल पे जाकर के ये भाग नदी के साथ मिलती है और उसके बाद ये चंद्रभागा कहलाती है। और जो भाग नदी है वो लद्दाख साइड की तरफ से, दारचा की तरफ से आ रही है उस रास्ते से। Lahore Valley is quite green. You'll find all these meadows here and grasslands, and even the hills, they are so green on this side. And when you reach Spiti or when you are in the Spiti Valley, you notice that it's quite barren. There is greenery, but in spots there are a few villages which have a few green areas, and then there's all the barren landscape with just a tinge of green, which is due to very small grasses which may be growing around, but nothing like the Lahore Valley. It's quite barren in comparison. लाहौल वैली जो है वो स्पीति के मुकाबले बहुत हरी भरी है। आपको ये मैदान दिखेंगे, हरे भरे घास से भरे मैदान, और यहाँ पे चरागाहें हैं। पर जब आप स्पीति की तरफ जाते हैं तो आपको भूरे पहाड़ दिखेंगे, उनमें रेतीले मटमैले पहाड़ दिखेंगे। बहुत कम जगहें हैं जिनमें घास उग रही है और ज़्यादातर इलाके बिल्कुल सूखे हैं, बिल्कुल बंजर से आपको नज़र आएंगे, चट्टानें हैं। तो बिल्कुल ही एक अलग दृश्य रहता है जब आप लाहौल और स्पीति एक दिन में अगर आप कवर करें तो स्पीति साइड आप बिल्कुल भूरा भूरा आपको दिखेगा। हरियाली है लेकिन सिर्फ कुछ जगहों पे, जैसे कि कुछ गाँवों के साथ हरियाली आपको दिखेगी, बट लाहौल साइड में आपको हरियाली ज़्यादा नज़र आएगी। There are patches of an old road which might have been made in this region earlier in between, but most of it is just mud. And once you start from Gramfu, you cross in the mornings, maybe you'll cross around 7 to 10 water crossings. But if you are coming back or if you are driving in the afternoon, I am pretty sure there are over 35 to 40 water crossings that you need to cross through, and it gets really difficult then. सुबह के समय अगर आप इस रास्ते पे निकलें तो आपको लगभग 7 से 10 शायद वाटर क्रॉसिंग्स पूरे में मिलेंगी, लेकिन अगर आप दोपहर के समय आए तो वो बढ़ के 35 से 40 के लगभग हो जाता है, क्योंकि छोटी मोटी जगहों से भी ग्लेशियर्स का पानी पिघल के नीचे आता है और वो सड़क पे आपको पार करना पड़ता है। You'll also find some very nice waterfalls on these routes, especially on our left side right now. There are quite a few big waterfalls which you can see when you drive on this route. A few are even there on the right, but most of them are the ones which you have to cross, and then you have to concentrate more on driving rather than enjoying the beauty of that waterfall. जब आप इस रास्ते पे निकलते हैं, आप ध्यान दें तो बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको इन रास्तों पे मिलेंगे। ख़ासतौर से आपके लेफ़्ट साइड में आपको बहुत बड़े बड़े झरने आपको दिखाई देंगे, वाटरफॉल्स दिखाई देंगे। राइट साइड पे भी हैं, लेकिन एक तो वो उतने ज़्यादा नहीं आपका ध्यान पड़ता है, और दूसरा वो ज़्यादातर वाटरफॉल्स आपके रास्ते में वाटर क्रॉसिंग्स बन के आते हैं और आपका ध्यान उस वाटर क्रॉसिंग को पार करने में रहता है, तो आप उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना आप वैसे लेफ़्ट साइड में देख के दे सकते हैं। On most of these water crossings now you will find that BRO has made these cemented crossings with these upright pillars on both sides so that the vehicle doesn't flow and fall down with the water flow if it's too much, which is a good thing because
You can traverse through the rest of the road, but water crossings are the most notorious part, and once that is covered, once that is taken care of, it's easier to go through the whole road as a whole. तो जैसा आपने पिछली वाटर क्रॉसिंग पे देखा, कई जगहों पे सीमेंटेड ऐसे रास्ते बना दिए गए हैं और उन पे छोटे छोटे पिलर्स लगा दिए गए हैं ताकि पानी का बहाव ज़्यादा है तो आपकी गाड़ी बह कर के नीचे ना चली जाए, आपकी गाड़ी रुक सके। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बाकी सारी सड़क तो आप फिर भी पार कर लेंगे, ये वाटर क्रॉसिंग्स ही हैं जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं पार करना, और इनमें रिस्क ज़्यादा होता है गाड़ी के ख़राब होने का या कहीं पे नीचे से गाड़ी में पत्थर लगने का। और अगर वो ऐसे सीमेंटेड हो जाएं तो आपको आसान रहेगा उनको पार करके आगे जाना बिना किसी दिक्कत के। Atal Tunnel and Spiti Valley are quite high even in comparison to Manali, and so if you have any breathing difficulties, if you are known to have some breathing issues, do consult your doctor before you want to come here and take appropriate medicines so that it's easier for you to survive. We had just recovered from corona in end of April and I have chronic bronchitis. I was kind of okay, but still we were feeling a little bit lethargic while we were in Spiti. And that's not even when we were in Hikkim. We were down in Spiti in Kaza town, and we were having little breathing issues, but we didn't take Diamox or any oxygen. We survived without that. But if you have any breathing issues, if you have any breathing difficulties, do consult your doctor before coming towards Spiti side, towards Kaza side. तो दोस्तों, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है या आपको सांस की कोई बीमारी है तो लाहौल स्पीति आने से पहले, ख़ास तौर से स्पीति आने से पहले आप ज़रूर अपनी जांच कराएं, डॉक्टरी जांच कराएं और उनसे पता करें कि क्या आपके लिए सही होगा स्पीति जाना। मैं और मेरी पत्नी अप्रैल के एंड में ही कोरोना से रिकवर हुए थे और लगभग 2 महीने बाद हम ये जून के एंड में स्पीति गए, और हमें थोड़ा सा काज़ा में भी सांस लेने में हल्की दिक्कत हो रही थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कि हमें डायमॉक्स लेनी पड़े या ऑक्सीजन लेना पड़े, लेकिन हम उतने खुल के सांस नहीं ले पा रहे थे जितना हम मनाली में रह कर के लेते हैं। और ये तब था जब हम काज़ा शहर में थे। हिक्किम उससे काफ़ी ऊंचा है और वहाँ भी हम बाद में गए हैं, पर नीचे काज़ा में भी काफ़ी हमारी जल्दी बहुत हमारी सांस फूल रही थी। तो आप लोगों से विनती है कि ज़रूर से आप मेडिकल जांच कराने के बाद ही इस रास्ते पे आएँ या इस जगह जाने का प्लान करें, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। It's been 2 years since we shifted to Manali, and I believe we've acclimatized well. But still, as I was telling you, we were having trouble in breathing properly in Spiti and Hikkim. So do not take acclimatization as a joke, and do stay for a while in Manali or Lahaul before going towards Spiti. Do not hurry in going towards Spiti if you have any respiratory illnesses. दोस्तों, मनाली में रहते हमें 2 साल हो गए हैं और उसके साथ हमें लगता था कि हम बहुत अच्छे से एक्लेमेटाइज़ हो चुके हैं, पर फिर भी स्पीति जाके, काज़ा जाके हमें थोड़ी सांस लेने में, जैसा मैंने अभी बताया, दिक्कत हुई। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अगर आप घूमने के लिए मनाली काज़ा आ रहे हैं तो कुछ समय मनाली में बिताएं, लाहौल में बिताएं। जल्दबाजी ना करें स्पीति पहुंचने के लिए, ख़ास तौर से अगर आपको सांस की तकलीफ़ रहती है पहले से। तो
Luckily, in this drive, we did hit the car in a few places. We did hit the underbody of the car, but we didn't get stuck in any place. We didn't need to be pushed out of any water crossing, except the one right before Chandratal, which, as I had told you earlier, we'll see in one of the later episodes. But I did this route again 2 weeks later in the middle of July, and at that time a few of the big water crossings were big enough that my car got stuck and had to be pushed. So I would say the best time to visit this route is either just before the monsoon set in, like June, or in towards the end of September once the rains are over, and before middle of October when the Kunzum Pass closes due to snowfall, and then you can't cross over towards Spiti. The Kunzum Pass acts as a divider between Lahaul Valley and the Spiti Valley, and I guess we'll be covering Kunzum Pass in the next episode. I might make that episode to be from Chhatru and ending at Kunzum Pass, but let's see. I'll see what I can do in the next video. वैसे तो जून एंड में जब हम गए तब आपने देखा अभी तक कहीं गाड़ी ऐसे फंसी नहीं है. एक जगह जो इस पूरे रास्ते में गाड़ी हमारी फंसी भी थी वो बिल्कुल चंद्रताल से पहले एक वाटर क्रॉसिंग पे फंसी थी, और वहाँ भी धक्का दे करके उसे निकालना पड़ा. लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, उसको हम एक अलग एपिसोड में आने वाले समय में देखेंगे. अभी के लिए इस वीडियो में हम कहीं पे भी ऐसे फंसे नहीं, लेकिन काफ़ी जगहें थी जहाँ नीचे ये, क्योंकि रास्ते में पत्थर बड़े बड़े हैं बीच बीच में, तो पत्थर गाड़ी में नीचे ज़रूर लगे. और मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम इस रास्ते को, अगर आप किसी फ्रंट व्हील ड्राइव या टू व्हील ड्राइव गाड़ी में पार करना चाहते हैं, तो मॉनसून पूरे वेग में शुरू होने से पहले जून का समय सबसे अच्छा होगा. नहीं तो फिर सितंबर का एंड और अक्टूबर का फर्स्ट हाफ, जब कुंजुम पास बर्फ़ पड़ने से बंद हो जाता है, उससे पहले पहले आप इस रास्ते को कवर कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी गाड़ी के लिए भी अच्छा रहेगा. कुंजुम पास जो है वो लाहौल और स्पीति के बीच में एक नेचुरल बैरियर की तरह है, और अगले वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि हम ये छतरू से और कुंजुम पास तक का सफ़र आपको दिखा सकूं मैं, और उसके बाद अगले वीडियो में हम आगे का देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं. For some time now, the frequency of my videos will be once a week or once in 10 days. Please forgive me. I had started putting up 2 videos every week, and due to unforeseen circumstances, that all had to be shut down for a month, and now it's slowly picking up, so I need to get back in the groove and get back into editing the videos and putting in voice. So it might take a little while for me to get back into YouTubing as much as I used to do before and bringing you such content. अभी के लिए दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी मेरी रहेगी वीडियोस की, वो हफ्ते या 10 दिन में एक वीडियो की रहेगी, और बीच में लगभग 1 महीना, जैसा आप लोग जानते हैं, मैं वीडियोस नहीं बना के डाल पाया. कुछ परिस्थिति ऐसी रही कि नहीं मैं उस समय वीडियोस बना सका, एडिट कर सका, और धीरे धीरे समय लगेगा मेरे को वापस अब इस फ्लो में आने के लिए कि मैं वीडियोस को हर हफ्ते समय से एडिट कर पाऊँ, उसमें वॉइस ओवर दे सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ. तो मुझे क्षमा करें और थोड़ा मेरे साथ सहानुभूति रखें.
This thing, this shaking thing which you can see in the video is a small soft toy puppy which is hanging from my IRVM, and you can guess that the roads were so wobbly that it's shaking around violently and coming in front of my dash cam which was mounted on my IRVM. ये जो हिलती हुई चीज़ आपको बार बार वीडियो में दिखाई दे रही होगी, ये एक सॉफ्ट टॉय है, एक पपी है जो कि रास्ता इतना ख़राब है इस वजह से ऐसे हिल रहा है कि वो बार बार वीडियो में आप लोगों को डैश कैम के आगे नज़र आ रहा है. मेरा डैश कैम मेरे IRVM के ऊपर लगा है, इनर रियर व्यू मिरर जो होता है उसके ऊपर, तो वो इतना ज़्यादा हिल रहा था गाड़ी के साथ पपी की वो इस वीडियो में बार बार आपको दिखाई दे रहा है. For those of you who are new to the video, let me give you a brief. My channel is mostly of dash cam videos. I don't do cinematic videos, I don't do drone shots. My content is mostly dash cam videos on roads in and around Manali, which may be beneficial for you guys if you want to drive towards Manali or anywhere, or go anywhere from Manali, like towards Baralachala. I have one series on that. Towards Udaipur, Madgram, Tandi, I have a series on that as well. And then in and around Manali, lot of touristy places which you might want to go to. So if you want to know the kind of roads that you'll have to drive on and the situation of the roads, you can definitely look up my channel. There are different playlists available for you in which I have segregated the content that I have put up. So I hope you find that useful. If you are new to the channel, I do request you to hit that subscribe button so that you get a notification of all the videos that I put up in the future as well. And if you like this kind of content, do give it a thumbs up, do hit that like button and share it with others who might want to drive towards from Manali towards Kaza in the time to come. दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपका धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए. आपसे विनती है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, प्रोत्साहन दें चैनल को आगे बना के रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप ऐसे और वीडियोस आने वाले समय में जब मैं अपलोड करूं उनको देख सकें. जो लोग मनाली से काज़ा जाने के इच्छुक हैं उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि उन्हें पता लगे कैसे रास्तों पे से वो जाएंगे जब वो इन रास्तों पे आगे जाएंगे. और दोस्तों, मेरा जो चैनल है वो सिनेमैटिक शॉट्स का नहीं है, वो ड्रोन शॉट्स का नहीं है. आपको मेरे चैनल पे ज़्यादातर जो कंटेंट मिलेगा वो ये डैश कैम रिकॉर्डिंग्स ही मिलेंगी रास्तों की. तो थोड़ा अलग कंटेंट है, मैं जानता हूँ, बट उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए या जो लोग आपके नोन में इन रास्तों पे ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव ये रहेगा कि वो पहले ही देख सकते हैं कि कैसे रास्ते पे वो जाएंगे और उस हिसाब से अपने को फिज़िकली मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं. If you Google the distance and travel time between Manali to Kaza, it shows you a little over 4 hours, but because of the road conditions like the ones you see here, it usually takes almost 8 to 9 hours to cover this place. But that 9 hours it took us, including breakfast break at Koksar and then lunch at Bartle, and then driving towards Kaza via Kunzum Pass, sorry. So even and then again a stop at Losar. So even if you reduce all the stoppages and reduce it by 1 hour, it would still take you around 7 to 8 hours to cover that road, which Google Maps shows to be for just 4 hours and a few minutes.
दोस्तों, अगर आप मनाली से काज़ा जाने का गूगल पे रास्ता देखें, डिस्टेंस देखें, तो वो लगभग 4 घंटे कुछ मिनट का रास्ता आपको दिखाता है। और असल में हमें ये रास्ता पूरा करने में मनाली से और काज़ा तक लगभग 9 घंटे के आसपास लगे थे। और उन 9 घंटों में हम खोकसर पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके, फिर खोकसर पे चाय के लिए रुके, फिर छतरू पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके, फिर बाटल में चाय के लिए रुके और लोसर पे खाने के लिए रुके। कुंजुम पास होते हुए रुक के फ़ोटो खिंचाते हुए गए, तब हमें 9 घंटे लगे। तो अगर आप लगभग 1 घंटा इन सब स्टॉप्स को हटा के कम भी कर लें तो भी आपको 7.5 से 8 घंटे लगेंगे इस सफ़र को पूरा करने में, जो गूगल के हिसाब से सिर्फ 4 घंटे कुछ मिनट का है। So be prepared. As you can see, there aren't any shops, so do keep enough water, enough maybe some chips or namkeen biscuits, some kind of food, so that in case your vehicle breaks down, God forbid, but you have something to eat and walk around, so that you can walk towards the nearest place where you can find people to bring them to get you to move your vehicle from the place, or for anything for that matter. Do remember, after Koksar there's no mobile connectivity till you reach Losar, so almost 80 to 85 kilometers of road is a road where there's no internet connectivity, there's no mobile connectivity, there's no BSNL, no Airtel, nothing. But till Koksar you have Jio, BSNL, Airtel, and from Losar onwards you have Jio and BSNL. So don't expect to call anyone if your vehicle breaks down. You'll have to walk towards the nearest place and get some help. तो दोस्तों, अगर आप इस रास्ते पे निकल रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं, इस रास्ते पे कोई ढाबे नहीं हैं, कोई दुकानें नहीं हैं, कोई लोगों के घर नहीं हैं, तो बहुत ख्याल रखें कि आप काफ़ी पानी अपने साथ लेकर के चलें। और उसके अलावा आप खाने के लिए बिस्किट्स, नमकीन, चिप्स वगैरह कुछ रखें, चॉकलेट्स वगैरह कुछ रखें, क्योंकि खुदा ना करे अगर आपकी गाड़ी बीच में ख़राब कहीं पे होती है तो आपको बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ सकता है। और यहाँ पे मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी नहीं होती कि आप किसी को फ़ोन करके रोड साइड असिस्टेंस बुला सकें। आपको पीछे ग्रम्फू या पूरा खोकसर तक पैदल जाना होगा, और आगे आपको लोसर तक जाना होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए या मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए। खोकसर तक आपको एयरटेल, जियो, BSNL के टावर्स मिलेंगे, अच्छे से आप कनेक्टेड रह सकते हैं इंटरनेट के थ्रू भी और कॉलिंग के थ्रू भी। बट लोसर से आगे स्पीति साइड आपको ज़्यादातर BSNL और जियो के अलावा और कोई टावर्स नहीं मिलेंगे। तो ख्याल रखें कि आप अपने साथ ज़रूरत का सामान लेकर के जाएं, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो और आप परेशानी में ना पड़ें। So friends, the video is about to end in another 4 odd minutes, and I would request you again, if you liked the content, do hit that like button, subscribe to the channel and share it with others. दोस्तों, लगभग अगले 4 मिनट के अंदर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। एक बार फिर आपसे विनती है, आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। We are about to finish the first episode of our series and reach Chhatru. हम अपनी श्रृंखला के पहले एपिसोड को ख़त्म करने वाले हैं और
छतरू पहुंचने वाले हैं थोड़े ही समय में. In Chhatru you will find a lot of dhabas where you will get good aloo parathas or bread omelets or simply omelets and Maggi, and you won't find homestays or hotels, but these dhabas also provide shelter if you want to sleep in the night. They have some beds on which you can sleep and take rest. There are camping grounds nearby. There are a few campsites where you can rest at the night, so you can take if you want to take a break there, if something has happened, you can take a break and rest there in the night if you get late due to any circumstance. दोस्तों, पहले एपिसोड के अंत में हम छतरू पहुंचने वाले हैं, और छतरू एक ऐसी जगह है जहां आपको कोई होटल्स, होम स्टेज़ वगैरह तो नहीं मिलेंगे, पर वहाँ पे कुछ ढाबे हैं. ढाबों पे आपको पराठे मिल जाएंगे, आपको ब्रेड आमलेट मिल जाएगा, सिर्फ आमलेट मिल जाएगा, मैगी मिल जाएगा. और उसके अलावा अगर आप आराम करना चाहें, अगर आप लेट हो गए हैं जाते जाते, तो सोने के लिए उनके पास बिस्तर ढाबों में ही हैं जिस पे आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं. और आसपास कुछ कैंपिंग साइट्स हैं, कैंप ग्राउंड्स हैं, जहां आप अगर अपना टेंट लाए हैं तो कैंपिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप उनके टेंट्स लेकर के हायर करके आप रात में रुक सकते हैं. तो अगर आप किसी वजह से आने में लेट हो जाएं, और चाहे काज़ा से मनाली आने में या मनाली से काज़ा की तरफ जाने में, तो आप ज़रूर से इन जगहों पे रुक सकते हैं. और क्योंकि आगे इससे रास्ता अब और ख़राब है, तो आप बहुत ध्यान रखें. The road is even bad from after Chhatru, so be really careful. बहुत जल्दी आपको एक अगले वीडियो के साथ मैं मिलूँगा, तो चैनल के साथ बने रहें. I'll see you soon with another video, so stay tuned to the channel. And आप सबको जय मसीह की. Praise the Lord everyone, and I do hope to come back with another video real soon. मेरी उम्मीद है मैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ पास वापस आ सकूँगा. तो दोबारा मिलने तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. So thank you everyone for watching the video, and I do hope to come back soon and continue this journey further. Thank you.